हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 17 अप्रैल 2023। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास का स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसा आपको पता है कि हाफ डेज हम न्यूज़ करते हैं और हाफ डेज हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो आज वाली क्लास में हम लोग जो 14 क्वेश्चन की सीरीज़ काफ़ी टाइम से हम इसको चला रहे हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे होंगे स्टैटिक अफेयर्स के, अगले 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, अगले 2 होंगे कॉम्प्लेक्स अफेयर। मतलब कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये मतलब टॉपिक तो इसके नॉर्मल ही होते हैं, पर इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाया जाता है जिस तरह से मतलब आप कह लो कि आपके एग्जामिनर आपसे पूछते हैं प्री लेवल में, ठीक है। और 2 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स फाइनेंस और इकोनॉमी के, ठीक है। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक अफेयर्स का। पूछा जा रहा है एक बाल्टिक कंट्री जिसका नाम है लिथुएनिया, लिथुएनिया की कैपिटल क्या है? कुलालंपुर, विल्नियस, बिश्केक या फिर निकोसिया। अगर स्टूडेंट्स आप लोग चाहो तो क्लास के कमेंट वगैरह में आप लोग जाकर इसको मतलब साथ के साथ कमेंट कर सकते हो अपने आंसर को। तो स्टूडेंट्स, जो लिथुएनिया कंट्री है ना, जो एक बाल्टिक सी के बगल में आपको 3 कंट्रीज मिलती है, उसमें से एक है, इसकी कैपिटल होती है विल्नियस, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो अगर आप देखो, ये रहा बाल्टिक सी, ठीक है। एस्टोनिया, लत्विया, लिथुएनिया। लिथुएनिया कैपिटल क्या है? लिथुएनिया कैपिटल है विल्नियस, ठीक है। और अगर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक चीज़ आपको बताऊं, ये आप लिथुएनिया के बगल में देख रहे हो रशिया लिखा हुआ है। आप सोचो कि रशिया तो यहाँ पर है। असल में ना, रशिया का कुछ हिस्सा, छोटा सा जो लैंड का हिस्सा है, वो आपको ये लिथुएनिया के बगल में भी मिलेगा। अगर आप में से किसी को इसका नाम पता है, वैसे तो मैं आपको बता ही दूंगा, पर अगर आपको में से किसी को उसका नाम पता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसका नाम है कैलिनग्राड, ठीक है। तो ये रशिया का एक पार्ट है कैलिनग्राड, जो आपको बाल्टिक सी के बगल में देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है स्टैटिक अफेयर्स का। क्वेश्चन है देवधर, जो आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो। सॉरी, क्वेश्चन है देवधर इज द स्टेट ट्री ऑफ विच इंडियन स्टेट? इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जिस स्टेट का ये एक स्टेट ट्री है? वेस्ट बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? वैसे आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, पाकिस्तान ने अपना नेशनल ट्री अनाउंस किया हुआ इस देवधर को, ठीक है। इसका नाम और भी बताऊंगा और क्या क्या नामों से ये इस पेड़ को जाना जाता है। ये स्टूडेंट्स असल में स्टेट ट्री है ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसको ना हिमालयन सिदार के नाम से भी जाना जाता है। देवधर आपको हिमाचल प्रदेश में ये स्पीशी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर में दिखेगी फॉरेस्ट वगैरह में, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे और शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स कैटेगरी के क्वेश्चंस को। 3rd से लेकर 10 तक सारे ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहेंगे। पहला क्वेश्चन है अंबेडकर सर्किट असल में क्या है, ठीक है। क्या एक सर्किट है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का इंडिया में, जो कि जुड़ी हुई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से? क्या एक सर्किट है रिलीजियस प्लेसेस का इन इंडिया में? क्या एक सर्किट है, मतलब हर सेंटेंस में ना मुझे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिख देना चाहिए था, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर क्या आप एक ही ऑप्शन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का नाम लिखा है, तो आपके लिए बड़ा ईजी हो गया इसको अटेम्प्ट करना। बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लाइफ से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट जगह है इंडिया में, ठीक है, उन जगहों को जोड़कर एक सर्किट बनाया गया ताकि जो टूरिस्ट वगैरह हैं उनके लाइफ के बारे में और जानना चाहते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ की क्या अचीवमेंट्स है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो इस जो सर्किट है, इस सर्किट को पूरा घूम सकते हैं। तो इसका नाम है अंबेडकर सर्किट, ठीक है। उनकी बर्थ प्लेस, उनकी प्लेस ऑफ क्रिमेशन, ठीक है, उनका प्लेस ऑफ डिमाइस, उनकी जहाँ डेथ हुई थी, जहाँ उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था, ये सब जो प्लेसेस है इसी को जोड़ के बनेगा ये अंबेडकर सर्किट, ठीक है। 4th क्वेश्चन फिर से हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वंदे मेट्रो रिसेंटली न्यूज में काफी डिस्कस की जा रही है। क्या है ये? क्या एक नई टाइप ऑफ मेट्रो ट्रेन है जिसको इंडियन रेलवेज बनाएगी? क्या एक ऐसी मेट्रो लाइन है जो इंडिया की वेरियस सिटीज को कनेक्ट करेंगी? क्या ये एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है इंडिया में, या फिर एक मेट्रो स्टेशन है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर रखा गया? तो वंदे मेट्रो क्या है? देखो स्टूडेंट्स, रिसेंट जब बजट पार्लियामेंट में पहुंचा था और उस बजट में देखा गया कि इंडियन रेलवेज के लिए तो सरकार ने काफ़ी ज़्यादा जो बजट है उसको बढ़ा दिया है, तो इंडियन रेलवेज ने क्या किया, जस्ट उसके अगले दिन अनाउंस कर दिया वंदे मेट्रो। इसमें क्या है, जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ तो देखो मेट्रो के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे वगैरह की अवेलेबिलिटी आराम से हो जाती है, पर जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ है वहाँ पर मेट्रो बनाने के लिए इंडियन रेलवेज इनिशिएटिव लेगी। इंडियन रेलवेज Tier 2 Tier सिटीज़ में मेट्रो बनाएगी और उसी का नाम होगा वंदे मेट्रो, ठीक है। अ न्यू टाइप ऑफ मेट्रो ट्रेन डेवलप, मतलब ऐसा नहीं कि अब ये शुरू हो चुका है, अभी इसको आगे देखोगे आप जाके फ्यूचर में कि बहुत सारी सिटीज़ में वंदे मेट्रो का काम शुरू किया जाएगा। जो हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने भी बात करी वनडे मेट्रो टू बी रोल्ड आउट बाय December 2023, ऐसा बताया अश्विनी वैष्णव जी ने, ठीक है। तो बड़ा प्रोजेक्ट है, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है उसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा जब वंदे मेट्रोज हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
ठीक है, चलते अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि रिसेंटली टाइम मैगजीन का जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट जारी की गई, उसमें किनका नाम शामिल किया गया था? क्या शाहरुख खान जी का नाम इस लिस्ट में था? एस राजामौली जी का नाम इस लिस्ट में था? क्या दोनों नाम, बोथ ए एंड बी, दोनों नाम इस लिस्ट में थे? या फिर दोनों में से कोई भी नाम इस लिस्ट में नहीं था? तो हु हैज बीन नेम्ड इन टाइम मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट? इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, ये दोनों ही नाम यहाँ पर देखने को हमको मिले। ठीक है, तो दोनों बड़े लेजेंड्स हैं इंडिया के, तो शाहरुख खान और एस राजामौली, दोनों को टाइम ने अपनी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट में शामिल किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन, हमारी कंट्री में स्टूडेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत बात की जा रही है जिसका नाम है फसल। अब ये ऑर्गेनाइजेशन असल में है क्या? क्या ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज देती है फार्मर्स को? क्या ये एक एनजीओ है जो कि फार्मर्स के साथ मिलकर उनकी प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व करने में मदद करता है? क्या एक प्राइवेट कंपनी है जो टेक्नोलॉजी को यूज करके एग्रीकल्चर में और आगे चीजें बढ़ाना चाहती है, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है? या एक कोऑपरेटिव है जिसका काम है सीड्स और फर्टिलाइजर्स किसानों तक पहुंचाना? तो फसल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ये है क्या? ठीक है, इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, फसल असल में एक प्राइवेट कंपनी है जिसका काम है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देना। ठीक है, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी उसको यूज करके एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करना, इसमें ये लोग एआई तक भी यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें ये फसल की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर काफी सारी चीजों के बारे में ये लोग बात करें, जिसमें एसडीजीज जो है यूएन के, उसके बारे में बात करें कि जीरो हंगर अगर हमको चाहिए, हमको हेल्थ और वेलबींग अच्छा करना है, क्लीन वाटर सैनिटेशन करना है, इसके लिए हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लेके आना पड़ेगा, तभी ये सब चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, आगे चलते। सेवेंथ क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, वो कौन सी कंट्री है जो होस्ट करने जा रही है ग्लोबल बुद्धिस्ट मीट? दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी कंट्री है जो बुद्धिज्म के लिए एक बहुत बड़ा समिट होस्ट करेगी? बुद्धिज्म को आज तक इस कंट्री ने प्रमोट बहुत ज़्यादा किया है, इस कंट्री ने बुद्धिज्म को होस्ट बहुत बार किया है, तो स्टूडेंट्स इस कंट्री का बिल्कुल सही आंसर है हमारी कंट्री इंडिया। ठीक है, तो इंडिया होस्ट करेगा मेडल, मतलब पहली बार ऐसा एक ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट रखा जाएगा हमारी कंट्री में। तो नेक्स्ट वीक से इसको शुरू किया जाएगा, न्यू दिल्ली में इसको रखा जाएगा, बुद्धिस्ट कम्युनिटी से जुड़े हुए बड़े बड़े लीडर्स को यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि इससे जो इंडिया मतलब हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म है उसको और स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, कि सारे रिलीजन, सारी कम्युनिटी, हर तरह के लोग इंडिया में रहते हैं। ठीक है, और इंडिया को मिलकर स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, वो कौन सा शहर है जहाँ की मेट्रो ट्रेन ने एक तरह से आप कह लो एक रिकॉर्ड बना दिया है, फर्स्ट मेट्रो ट्रेन इंडिया जो एक रिवर के नीचे, ठीक है, मतलब उसको चलाया गया। बिल्कुल उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ा होगा, ऐसे टनल बनाने पड़ेंगे, पर उन्होंने किया क्या है, ऊपर से नदी जा रही है और नीचे से एक टनल के थ्रू ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो निकल रहा है। क्या ऐसा हमने देखा मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या चेन्नई में? कहाँ पर हमने असल में मतलब ऐसा एक प्रोजेक्ट देखा? तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा बहुत सालों से बताया जा रहा है कि कोलकाता में ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, अब फाइनली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख लो, कोलकाता मेट्रो ने एक बहुत ही बड़ा आप कह लो मतलब एक अचीवमेंट है उनके नाम, फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया जिन्होंने एक अंडर रिवर जर्नी कंप्लीट करी। ठीक है, और जो हुगली नदी है उसके नीचे से पूरा ट्रैक निकाला जा रहा है, और आप देख सकते हो सक्सेसफुली जो मेट्रो ट्रेन है इसको हुगली रिवर के नीचे से जो ट्रैक बनाया गया वहां से इसको पास करवाया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, वो कौन सी सिटी है इंडिया में जहां पर आपको इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस देखने को मिलेगा? एक्चुअल पिक्चर है, अब आप ध्यान से देखो ना, ये आपको लेयर्स टाइप चीज दिख रही है। तो होता क्या है, एक जैसे आपने 3D प्रिंटर की आर्म देखी ना, मूव करती रहती है, ऐसी एक आर्म है जिसमें से कंक्रीट की लेयर्स निकलती रहती है, बस वो लेयर बाय लेयर बनता रहता है, पूरा घर बन जाता है। और ये बहुत कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, इस पर काफ़ी टाइम से काम चल रहा है। अगर इस टेक्नोलॉजी को और यूज़ करें तो इंडिया में जो हाउसिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, बिल्कुल रिमोट एरियाज में जो घर बनाने वाली दिक्कत है वो काफ़ी हद तक सॉल्व की जा सकती है। ये जो पोस्ट ऑफिस है ये कर्नाटक के कैपिटल बेंगलुरु में, जिसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, स्टार्टअप कैपिटल, स्टार्टअप हब के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर असल में इसको सेटअप किया गया। और देख सकते हो कि बहुत नीटली, काफ़ी सुंदर तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को रेडी किया गया है बाय अ 3D प्रिंटर। अब आप ऐसे में सोच रहे हैं कि 3D प्रिंटर ने यहाँ फूल भी लगा दिए, वुड का काम भी कर दिया, वो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो उससे बना दिया था, बाकी थोड़ा बहुत तो आपको काम करना ही पड़ता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके लिए आपको ईंट, पत्थर, सीमेंट वो सब यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद के 2 क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स MCQ, फिर 2 क्वेश्चन है फाइनेंस और इकोनॉमी के। तो एक फूड कंक्लेव 2023 रखा जाएगा तेलंगाना के कैपिटल हैदराबाद में, बिल्कुल अप्रैल मंथ के एंड में इसको रखा जाएगा। अब ये जो फूड कंक्लेव है ये है क्या?
क्या एक ग्लोबल लीडर समिट है जहां पर फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम के ऊपर बात की जाएगी? क्या ये एक इंटरनेशनल ट्रेड है जहां पर फूड प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जाएगा? क्या एक कॉन्फ्रेंस है जहां पर फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी के ऊपर बातचीत की जाएगी? या फिर एक फेस्टिवल है जहां पर वेरियस रीजनल कुजीन्स को मतलब शोकेस किया जाएगा, इसमें इंडियन कुजीन्स के बारे में बहुत बातचीत होगी? तो असल में फूड कॉन्क्लेव 2023 जो हैदराबाद में रखा जाएगा ये एक्चुअली है क्या? तो स्टूडेंट्स ये पता है क्या है, ये कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर ना एक तरह से काफ़ी ज़्यादा बातचीत करेंगे, डिस्कशंस करेंगे कि फ्यूचर में इंडिया में फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी में और क्या किया जा सकता है। आज इंडिया सिर्फ ऐसे नहीं सोचता कि आगे जाके हम अपनी नीड कैसी पूरी करेंगे, हमको ये भी सोचना पड़ता है कि बहुत सारी कंट्रीज जो इंडिया पे डिपेंडेंट है खाने पीने के प्रोडक्ट्स के लिए, उनके लिए हम कैसे एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो फूड कॉन्क्लेव 28 और 29 ऑफ अप्रैल हैदराबाद में इसको रखा जाएगा। 100 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स यहाँ पर एग्री फूड इंडस्ट्री के जो इकट्ठे किए जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन रखी जाएगी। 11th क्वेश्चन, तो कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है क्या? एक सिंपल सा टॉपिक हम लोग लेते हैं, उस पर एक ऐसा क्वेश्चन डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट है। आपके एग्जामिनर्स भी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, वो आपसे इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ा ना पूछते, ये तो आपकी थोड़ा नॉलेज के लिए आपको टाइम टू टाइम बताते रहे ये अपडेट वो अपडेट। ठीक है, इसका मेन वो मोटिव है। ये क्वेश्चन एक्चुअली है कि आपको एग्जाम लेवल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आपको आइडिया देना। ये है पीएम स्वाधीनी स्कीम पे। ठीक है, अब गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आपको पता है सेंट्रल सेक्टर सेंटर स्पॉन्सर्ड दो तरह की स्कीम होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में इंप्लीमेंटेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सारा पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में इंप्लीमेंटेशन स्टेट्स को करनी होती है, पैसे का बड़ा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, थोड़ा यहाँ स्टेट्स को खर्च करना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि पीएम स्वाधीनी स्कीम जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसकी सारा जो पैसा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के द्वारा दिया जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल लोन्स देना अप टू 10,000 रुपीज़। ठीक है, और अगर कोई अपने लोन्स का जो कहते हैं ना कि किस्त जो इंस्टॉलमेंट टाइमली वापस करना है उसको इंसेंटिव देना, मतलब बड़े लोन्स नहीं देने, छोटे छोटे लोन्स यहाँ पर देना। क्योंकि अगर आपको पता ये तो स्कीम इसके नाम में आता है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि प्रोग्राम। ठीक है, तो जो होता है ना स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर्स या रेडी वाले, उनको हेल्प करना और खास करके कोविड के बाद वो अपना काम फिर से शुरू कर सके, ये इसका मेन मोटिव था। ठीक है, आई होप सब कुछ हमने डिस्कस कर ही लिया। इतना तो हमको पता चल गया कि दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फुली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी भी सही है कि 10,000 तक के लोन्स देना, फिर इंसेंटिव देना रेगुलर रीपेमेंट्स के ऊपर, दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही थी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहो पीएम स्वाधीनी के अंदर क्या उसकी डिटेल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, वही चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस करी ना वही लिखा हुआ है, नहीं तो अभी भी आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, 12th क्वेश्चन फिर से कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये थोड़ा आपको आइडिया दे दूं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओस, कोई ग्रुप है जिनको फॉरेन फंडिंग आती है तो उनको एफसीआरए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अगर उनको बाहर से फंडिंग वगैरह आनी है। ठीक है, पहले कह रहे हैं कि एफसीआरए बनाया गया था 1976 में ताकि एक कंट्रोल रखा जा सके उन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, पॉलिटिकल एसोसिएशंस के ऊपर जिनको फॉरेन फंडिंग आती है, गलत जगह पैसा यूज ना हो। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है ये एप्लीकेबल है सारी एसोसिएशन, ग्रुप्स और एनजीओस पे जो ऑपरेट, ठीक है, इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं। तीसरी कह रही है कि जो रजिस्ट्रेशन है ना ये पहले तो 5 साल के लिए वैलिड होती है, उसके बाद आपको इसको फिर रजिस्ट्रेशन को आगे जाके और मतलब रिन्यू करना पड़ता है। ऐसे होता है ना बहुत सारी चीज़ों में कि आरसी खत्म हो गया अब रिन्यू कराओ, इस तरह से। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया। अगर आप करेक्ट के चक्कर में ढूंढते रहे और मान लो आपको लग रहा है ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, आपने यहाँ पर सी ऑप्शन देखा, आपको सही लगा, आप टिक करके चले गए, पर असल में आपका गलत हो गया क्योंकि वहाँ तो इनकरेक्ट पूछा रहा था। अब अगर देखें ना पहली स्टेटमेंट सही है, तीसरी भी सही है, यही गलत है असल में, तो आपका आंसर ए बनना था, पर अगर आप इनकरेक्ट ना पढ़ते आप सी टिक करके आ सकते थे। ठीक है, देख लेते। एफसीआरए रेगुलेशन फॉरेन डोनेशंस बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, एप्लीकेबल टू ऑल एसोसिएशन, ग्रुप्स एंड एनजीओस विच इंटेंड टू रिसीव फॉरेन डोनेशन। मतलब देखो यहां जो लिखा है ना कि वो जो ऑपरेट करे इंडिया में, ये सही बात नहीं है। ऐसे एसोसिएशन, ग्रुप्स और एनजीओस जो इंडिया में है और उनको बाहर से फंडिंग आएगी, उनको ये रजिस्ट्रेशन करानी होती है। अगर आप जैसे एक छोटा सा एनजीओ बना, वो इंडिया में काम कर रहा है, उसको कोई फंडिंग बाहर से नहीं आनी, उसको ये रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सारे ऑपरेट करने वाले एनजीओस, ग्रुप्स को ये एफसीआरए सर्टिफिकेट लेना पड़ता, नहीं, उनमें से वो जिनका एक्सपेक्टेड है कि उनको बाहर से पैसा मिलेगा, ठीक है, किसी ना किसी रीजन की वजह से। ठीक है, और पहले बिल्कुल 5 साल के लिए होता है, बाद में इसको रिन्यू कराना होता है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर आप होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर आपको एफसीआरए के
सारा इंपॉर्टेंट डाटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन फाइनेंस और इकोनॉमी का क्वेश्चन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें कई बार लोगों को डाउट हो जाता है कि कौन सी इकोनॉमिक्स, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले से जिनको जाना जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एक उनकी मैंने फोटो लगा दी है। क्या इनका नाम है? एडम स्मिथ, चाणक्य, मार्शवेली या फिर नन ऑफ दीज? तो स्टूडेंट्स इनका असल में नाम है एडम स्मिथ। ठीक है, तो 18th सेंचुरी के एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे और इनकी एक बुक भी थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 की बुक। ठीक है, तो इनको सच मतलब कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स के बारे में पहली बार जो एक अच्छे से इंफॉर्मेशन दुनिया में पहुंची वो इनके थ्रू काफ़ी हद तक पहुंची, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी IMF, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा कि IMF ने इंडिया की ग्रोथ नंबर जो थे फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए थोड़े कम कर दिए। 6.1 पहले बोला था, 5.9 पे आ गए। पूछा रहा है कि इंडिया एक मेंबर कब बना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का? 1945, 1956, 1960 या 1951? तो स्टूडेंट्स इंडिया ना इंडिपेंडेंस से पहले एक मेंबर बन गया था, हमने सपोर्ट कर दिया था IMF को 1945। आप देख सकते हो जो लिस्ट कंट्रीज की जैसे जैसे वो IMF के मेंबर बनते चले, तो आप देख सकते हो इंडिया का यहाँ पर 27 दिसंबर 1945 इंडिया एक मेंबर बन गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला। कल जो हमारी क्लास हम लोग सुबह रखेंगे, आज मॉर्निंग में नहीं रख पाया, आज इवनिंग में रखनी पड़ी। तो स्टूडेंट्स कल जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम लोग न्यूज़ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपनी कल मॉर्निंग की क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।